नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 बरस हो गए हैं। रजत जयंती वर्ष कहते हैं इसको। इन 25 वर्षों में हाल के कुछ समय जो अभी जस्ट चल रहे हैं, इनकी कुछ कटुता या अतिवादिता को मैं छोड़ दूं तो उसके बावजूद ये बहुत स्थापित है कि छत्तीसगढ़िया समरस है, बहुत मीठा है, लोकाचार में एक आदर्श है। मगर इन व्यवहारिक पक्ष को छोड़ते हुए दरअसल मैं ये तलाश कर रहा था कि छत्तीसगढ़ इस शब्द की इजाद या ये कहाँ से, कब से पहले कब। तो जब कभी मैं अतीत को तलाशने की कोशिश करता हूँ और मैं कई गुत्थियों में उलझता हूँ तो मेरे पास एक इंसाइक्लोपीडिया है जो कैमरे में दिख रहे हैं। इनका नाम है राहुल सिंह सर, और इन्हीं के पास मैं पहुँचता हूँ। तो कभी ये जानने के लिए कि क्या हुआ, कभी ये समझने के लिए कि क्यों हुआ, आ जाता हूँ। तो वही कुछ खोज रहा हूँ। मुझे ऐसी जानकारी लगी है कि शायद छत्तीसगढ़ 1956-55 में बन सकता था। ये बात कितनी आधार में है, कितनी आधारहीन है, इसी को समझूंगा। सर नमस्कार, धन्यवाद। राहुल सर, ये बताइए, जो छत्तीसगढ़ शब्द है तो प्रदेश भी बन गया, लेकिन विधायिका के रिकॉर्ड में सबसे पहली बार कब आया? अगर बहुत संक्षेप में पृष्ठभूमि के लिए दो तीन चीज़ें मैं उल्लेख करूं तो छत्तीसगढ़ का ये हिस्सा जिसे हम कोसल, दक्षिण कोसल के रूप में करते हैं, तो हमको शायद सबसे प्रामाणिक उल्लेख पहली बार समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति 4वीं शताब्दी में मिलता है, जब वो दक्षिणापथ विजय अभियान में कोसल के राजा महेंद्र के ऊपर अपना अधिकार कायम करते हैं। वहाँ से अगर हम शुरू करें, बाद में फिर खैरागढ़ के चारण कवि की चर्चा बार बार आती है जो गढ़ छत्तीस की बात करते हैं। मोटे तौर पे ये दिखाई पड़ता है कि जो छत्तीसगढ़ का मैदानी हिस्सा है, शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण का, जो मुख्य रूप से धान उत्पादक या खनिज की दृष्टि से देखें तो चूना का क्षेत्र है, वो छत्तीसगढ़ों की यूं पहचान या भौगोलिक सीमा रही थी। गोंडवाना भी कहा जाता था, गोंडवाना की भी मांग होती थी, बातें होती थी। जैसा आपने कहा विधायिका के तौर पे, दरअसल ये मांग बहुत बार भावनात्मक मांग जो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी किया करते थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा किया करते थे, अलग अलग डॉक्टर खूबचंद बघेल हैं, ढेर सारे ऐसे लोग हैं, पुराने लोग, जो उसकी अपनी अस्मिता को लेके, अपनी पहचान को लेके एक पृथक एक पहचान के लिए एक पृथक भूगोल की बात करते थे। उसमें वास्तव में कितना बड़ा क्षेत्र, वो क्षेत्र का विस्तार क्या था, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बात होती थी। सीधे उस बिंदु पे आ जाएं इस छोटी सी पृष्ठभूमि के बाद, तो विधायिका के लिए जितनी मुझे जानकारी है, और इस संबंध में मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास भी किया था, रामकृष्ण ठाकुर विधायक हुआ करते थे, तब CPN बरार, 1955 की बात है। उस समय यदि मेरी स्मृति में ठीक बात दर्ज है तो घनश्याम सिंह ठाकुर विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। और जैसा मुझे बताया गया, ये सुनी हुई बात है कि घनश्याम सिंह ठाकुर भी इस बात के दुर्ग के थे। वो संविधान निर्मात्री सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। तो ये आपसी सहमति में कुछ विधायक और ये विधानसभा अध्यक्ष, इनकी आपसी सहमति से ये बात आई कि ये जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा में रामकृष्ण ठाकुर अपना एक व्याख्यान देंगे जो पृथक राज्य के लिए होगा, पृथक पहचान के लिए होगा, गोंडवाना या छत्तीसगढ़ हम जो कह लें। और उन्होंने नागपुर विधानसभा में अपना ये भाषण दिया था, और वो भाषण छपा हुआ बाद में अखबारों में छपा, अग्रदूत अखबार में मुझे पढ़ने को मिला था। और संयोग की रामकृष्ण सिंह ठाकुर जी के परिवार से जो प्यारेलाल ठाकुर के पुत्र थे, उनके भाई हरि ठाकुर जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय था। मैंने इस बात की तस्दीक जाके उनसे की। उनके पुत्र आशीष ठाकुर, रामकृष्ण सिंह ठाकुर के पुत्र जो अतुल ठाकुर या NKS ठाकुर, जो उनका पुलिस विभाग में थे, मेरे बहुत अच्छे परिचित, उनसे मैंने तस्दीक की।
ये दिखाई पड़ता है उनके उस भाषण में कि उस समय एक पृथक पहचान और इस बात को लेकर, और उस समय जो विधायकों की संख्या होती थी, विधायिका में जो बल होता था, संख्या बल होता था, वो भी मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त था कि बात आकार ले सकती थी। आगे क्या हुआ, क्योंकि राजनीतिक हलकों में कई बार ये होता है कि उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं, और लेकिन ये पृष्ठभूमि शायद बन गई थी कि क्योंकि राज्य बंटवारों का दौर चल रहा था, देश अलग अलग राज्यों में गुजरात और महाराष्ट्र अलग हो रहे थे, फिर मद्रास और आंध्र प्रदेश अलग हो रहे थे, भाषावार प्रांतों की बात हो रही थी, बंगाल पहले ही टूट चुका था। तो इन सब के दौर में ये अलग अलग, और मुझे ध्यान आता है कि तब के पत्रकार राजेंद्र माथुर ने शायद इस पे काफ़ी टिप्पणियां बाद में की थी कि किस तरह से हिंदी प्रदेशों में बंटवारे में ये स्थिति बनती है, और वो स्थिति बनते हुए हिंदी प्रदेशों को अगर कहें तो बचा खुचा हिस्सा, जो भाषावार प्रांत से बचा खुचा हिस्सा, तो उस तरह से तो कहीं किसी के साथ जोड़ दिया जाता है। और जैसा उस समय के लोगों से बातचीत में मालूम होता है कि नागपुर से दो कारणों से, हम अपनी भौगोलिक दूरी के वजह से नंबर 1, और नंबर 2 कि मराठा शासन चूँकि यहाँ रहा था, तो मराठा, मराठी और विदर्भ से छत्तीसगढ़ का जिस तरह से लगाव था, वो लगाव उस तरह से जो जब 1956 में राज्य बना, जब मध्य प्रदेश बना, तब वो लगाव अचानक से एक तरह से टूटा, एक नया राज्य तो बन गया, लेकिन वो शायद एक स्वप्न भंग की स्थिति थी। अब मैं उसको देख रहा था जो आपके ब्लॉग में लिखा हुआ है, कल्चरल ब्लॉग स्पॉट में, उसमें आपने ब्यौरा दिया है कि आखिरकार उनका भाषण क्या था। उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारा जुड़ाव ही नहीं है, ये बोला है उन्होंने। वो फिर जबलपुर की बात करते हैं कि जबलपुर हमसे ज़्यादा नज़दीक है, मतलब वो इस बात पे सवाल उठा रहे थे कि बस्तर के रहने वाले के लिए भोपाल पहुंचना कितना दुष्कर है, इसका कोई अंदाज भी नहीं है। बनिस्बत उसके जबलपुर कितना नज़दीक होता, कितना मध्य में होता। और फिर वो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो वो छत्तीसगढ़ की बात करते करते जब वो ये कहते हैं कि ये 89 में फिगर में शायद गलत हो सकता हूँ, ये सदस्य अगर ज़्यादा सक्रिय होते, राजनीतिक चेतना होती, तो आज कुछ और होता। ये जो आपने लिखा है वो क्या था? ये देखिए, बहुत सीधी बात ये है कि जो एक प्रखरता, शायद वो पढ़ के उस समय के लोगों को या राजनीतिक टीकाकारों को शायद ये ज़्यादा बात स्पष्ट होगी। मेरा जो अपना अनुमान है कि दरअसल ये पूरा भाषण, उसे बाद में समाचार पत्रों में प्रकाशित करना और जगह जगह इस बात को लोगों में जाना। देखिए, दो पक्ष होते हैं, जैसे आपने एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण शुरू में कहा कि विधायिका में, तो दरअसल आज जब पृथक छत्तीसगढ़ की बात होती है, कब आंदोलन हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो मैंने आमतौर से पाया है कि विधायी रूप से कब हुआ, इस बात की सबसे कम चर्चा होती है। मुझे लगता है कि इस बात का अनुमान तब उन लोगों को था कि विधायी रूप से हम चर्चा कर रहे हैं, ये लोगों में, जनता में, और यहाँ तक कि विधानसभा के बाकी सदस्यों में भी ये बात उनको प्रेरित कर रही है कि नहीं कर रही है। और जैसा मैंने कहा कि अब तो अनुमान ही किया जा सकता है, ज़्यादा जो विशेषज्ञ हैं जो उस काल पे जिन्होंने काफ़ी काम किया है, तो वो शायद ज़्यादा बेहतर टिप्पणी कर सकें। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो माहौल बना था, क्योंकि देखिए 3 हिस्से होते थे, विदर्भ होता था, छत्तीसगढ़ होता था, और छत्तीसगढ़ के कौशल का ही एक तरह से कहिए कि बृहत्तर कौशल होता था जबलपुर, उसको महाकौशल कह दिया गया। उधर महाकौशल में जबलपुर और सागर के झगड़े हुआ करते थे तो लेकिन हमेशा वो केंद्र, चाहे वो 1939 की बात हो जब त्रिपुरी कांग्रेस का मौका आया, त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन रायपुर में होने वाला था, लेकिन तब सेठ गोविंद दास थे और मामला आया वित्तीय। ठाकुर छेदीलाल जी उसके सर्वस्व
करता धरता थे, सारे ऐसे प्रमुख लोग थे जिनके कारण वो रायपुर में होना था। लेकिन आखिर में बात आई आर्थिक व्यवस्था की, जिसकी जिम्मेदारी सेठ गोविंद दास ने ली। बहुत सारे इस तरह के मुझे लगता है कि कारक होते हैं जब इन चीज़ों का परिणाम अपेक्षित नहीं होता, प्रस्तावित जैसा है वैसा। वो रायपुर को उपराजधानी बनाने की बात भी आई थी उस समय चर्चा होती थी कि रायपुर। उस दिन जो विधानसभा में जो बात उन्होंने कही उसमें ये लाइन है कि रायपुर को उपराजधानी बनाओ। वजह उन्होंने वही दिया, बस्तर। बिल्कुल बिल्कुल, वो लगातार, और शायद उस बात का असर था कि मध्य प्रदेश बनने पे थोड़ा सा प्रसंग से अलग हट के बात है, लेकिन ध्यान कराने की बात है। मध्य प्रदेश बनने पे जो अलग अलग संचालनालय बने, उस संचालनालय में 1.5 संचालनालय रायपुर मुख्यालय होता था। ये शायद बहुत कम लोगों के अब ध्यान में हो, क्योंकि जियोलॉजी माइनिंग का संचालनालय रायपुर होता था और उसका उप संचालक भोपाल में बैठता था एक। और उसी तरह 1.5 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुरातत्व एवं संग्रहालय जो संचालनालय होता था, पुरातत्व का मुख्यालय भोपाल होता था और संग्रहालय का मुख्यालय रायपुर का महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय होता था, क्योंकि वो अब हम कहें तो वो 150वां साल, प्रसंगवश ये भी ध्यान अगर किया जाए कि हमारे पास वो 150 साल, ये 150वीं जयंती का वर्ष है उसका। हमारी अपनी परंपराएं हैं, प्रसंगवश कुछ दूसरी बातें हैं। अच्छा, वो जो बात उन्होंने उस दिन कही विधानसभा में कि यदि राजनीतिक चेतना होती तो आज ये बिल पास हो जाता, तो क्या इसके मायने ये माना जाए कि वो ये कह रहे थे या ये बोलना चाहते थे कि मध्य प्रदेश की बात ठीक है, ये तो सदन ही इसलिए लगा है कि राज्य विभाजन कैसे हो और उस पर सहमति देना है, पर यदि वो राजनीतिक चेतना होती तो उसी वक्त छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्ताव पास हो जाता? इस बात की ये तो बहुत तकनीकी विषय है, और मेरा ख्याल है कि ये जो विधानसभा में विधायिका के रूप में किस तरह से प्रस्ताव आया, क्या हुआ आया, इस पे निर्भर करता है। लेकिन वो शायद ये स्थितियां लगभग उस समय निर्धारित या स्पष्ट हो चुकी थी, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक तरह का हस्तक्षेप था, प्रोटेस्ट था, कि जो चीज़ें हो रही हैं उस पे प्रोटेस्ट। और ये प्रयास भी, जैसा व्यक्तिगत जानकारी में इसके कोई रिकॉर्ड्स मैंने नहीं देखे हैं या मेरी जानकारी में नहीं है, जैसा हरि ठाकुर जी अपनी चर्चा में बताया करते थे और जिसका उल्लेख मैंने किया कि घनश्याम सिंह गुप्त इस बात के पक्ष में थे और इस बात के लिए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में वो सहमति देते थे कि ये गंभीर हस्तक्षेप किया जाए, इससे तस्वीर बदल सकती है, एक संभावना बन सकती है। तो शायद उसी संभावना के तहत ये हस्तक्षेप किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम और बहुत गंभीर जानकारी दी, थैंक यू। ये थे राहुल सिंह साहब और ये वही बता रहे थे। देखिए, छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे दावे हैं, यूं ऐसे भी कड़वा लग सकता है पर सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। लेकिन विधायिका का जो मैंने प्रश्न उठाया, जो मूलभूत प्रश्न था, तो मैं ये समझना चाह रहा था, ये जानना चाह रहा था कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान वो कौन सा समय था जब सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द आया और छत्तीसगढ़ राज्य की अवधारणा की संकल्पना उसमें गूंजी। ये था सीपी एंड बरार का विधानसभा, जगह थी नागपुर और विषय था जो सीपी एंड बरार का विभाजन हुआ था, इसके बाद मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। उस दिन जो बहस हुई थी उस बहस में बात आई थी। उम्मीद है बतौर छात्र मैं इन चीज़ों को तलाशता हूँ, बतौर छात्र आपको भी ये बात अच्छी लगी होगी। फिर कोई नई खबर, फिर कोई नई सूचना, मैं फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए